नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 अप्रैल 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन प्लीज़ की, तो एक एक आर्टिकल देख लेते हैं। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी रूल्स रिलीज़ किए जा रहे हैं जिसमें कि जो वेबसाइट्स हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज उनको रेगुलेट किया जा सके। यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड बुक डे ऑब्जर्व किया जाता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, जूलियन असांज के अगेंस्ट में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और हमारे देश में डायबिटिक पेशेंट्स तीन चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो शुगर लेवल, दूसरा होता है ब्लड प्रेशर और तीसरा होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। इन तीनों को कंट्रोल करने में कितनी लापरवाहियाँ बरतते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, इनको देखते हैं। पहले फर्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स जो हैं वो क्यों रिकॉल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को। देखो, इसके पीछे कारण है कि पिछले कुछ महीनों में इस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं जो आप इस फोटो में देख रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में अभी ओला इलेक्ट्रिक और इसके अलावा दूसरे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनियां हैं, जैसे जितेंद्र ईवी है नाम एक का, एक ओखिनावा नाम से है। तो ये कंपनियां क्या अपने स्कूटर्स को रिवॉक कर रही हैं, वैसे तो रिकॉल कर रही हैं कि जो भी डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को चेक किया जा सके। ठीक है, बाकी अभी तक इसमें टेक्निकलिटीज़ के बारे में इतना कुछ निकल नहीं पाया है। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है जो भी बैचेज में प्रॉब्लम आई है वो। बाकी एक चीज़ तो ये बताई जा रही है टेंटेटिवली कि जी चार्जिंग के टाइम पे कुछ लापरवाहियाँ बरती गई हैं उस वजह से। बाकी इसके अलावा बाकी गवर्नमेंट का रिस्पांस तो ये है कि जो भी नेग्लिजेंस देखने को मिली है उसके लिए इन कंपनियों को हर्जाना भुगतना पड़ेगा, डिफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिए हैं। और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होने के बाद पता पड़ेगा कि क्या वजह रही है कि ये इस तरीके की आग कैसे लगी। ठीक है, मेन तो बैटरीज की माल फंक्शनिंग भी हो सकती है, हाई टेम्परेचर भी हो सकता है, थर्मल सेफ्टी को भी इंश्योर करना ज़रूरी है, वो टाइम बताएगा। तो ऐसे में 1400 के लगभग स्कूटर्स तो केवल ओला ने रिकॉल किए हैं, बाकी कंपनीज ने अलग से किया है। बाकी देखते हैं, आगे चलते हैं। यूरोपियन यूनियन ने देखो अभी कुछ नए कानून रिलीज़ किए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए, उसी से संबंधित आर्टिकल है ये। तो ऐसे में है, कानून का नाम है डिजिटल सर्विस एक्ट DSA। ठीक है, जहाँ तक है इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस आ चुकी है। यूरोपियन यूनियन के जितने भी स्टेट मेंबर्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ मेंबर हैं, वहाँ पर कंसेंट इसको अप्रूवल मिल रहा है। ये एक तरीके का ड्राफ्ट तैयार होगा, ड्राफ्ट का मतलब मॉडल, ठीक है ना, जो यूरोपियन यूनियन से पारित होकर के फिर अलग अलग कंट्रीज़ अपने देश में उन अलग अलग सरकारें जो हैं वो अपने देश में उसको ध्यान में रखते हुए, इस पर्टिकुलर डिजिटल सर्विस एक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पे लॉ फॉर्मुलेट करेगी। ठीक है, इसके पहले अगर देखो तो ये कानून बनने से पहले यूरोपियन कमीशन के द्वारा, जो यूरोपियन यूनियन कमीशन है उसके द्वारा एंटी ट्रस्ट बिल प्रपोज किया गया था, लॉ प्रपोज किया गया था दिसंबर 2020 में। ठीक है, जिसको फिर अभी DSA हम बोल ही रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो इसमें देखो मेन पॉइंट जो है वो ये कि एक तो जो यूज़र्स हैं उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर हो कि भाई आजकल डिसइंफॉर्मेशन, आपको पता है हेट स्पीच और ये कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी होती है, तो उन चीज़ों पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा आप देखो यूरोपियन यूनियन में डिजिटल मार्केट एक्सेस DMA ये भी पिछले महीने अप्रूव हो चुका है। अब DSA जो है वो जहाँ तक है इस आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर ये पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट पारित कर देगी। अब सवाल ये है कि ये DSA क्या है, ठीक है, और कैसे काम करेगा। तो इसमें देखो मेन तो है ये जो बड़ी कंपनियां हैं ना, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये जो इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको पता कितने यूज़र्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो इन पर अब्यूजिव और इलीगल कंटेंट इतना ज़्यादा शेयर होता है जिसकी वजह से सोशल थ्रेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसे में इनको कुछ ऑब्लिगेशन के अंडर में रखा जाएगा कि आपको इन लॉज को फॉलो करना है, और उनके वायलेशन के चलते उन पर फाइन भी लगाने की प्रोविज़न किए हुए हैं। यूरोपियन यूनियन के हिसाब से देखिए तो जो डिजिटल सर्विस एक्ट है ये अप्लाई किस पे होगा, लार्ज कैटेगरी ऑनलाइन सर्विसेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाम दिया हुआ है VLOPs और VLOSEs, दैट मीन्स वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन, जहाँ पर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस अप्लाई की जा रही हैं। ठीक है, इसमें डेफिनेशन क्या होगी, कैसे VLOP या फिर VLOSE किसको बोला जाएगा, जिन पर भी 45 मिलियन मतलब 4.5 करोड़ से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूज़र्स अवेलेबल हैं, उनको आप वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोल दोगे या फिर वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन बोल दोगे। सर्च इंजन आपको पता है गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, इस तरीके से काम करते ही हैं। ठीक, दूसरी तरफ
जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप यूट्यूब देखते हो, फेसबुक देखते हो, व्हाट्सएप देखते हो, इन पे अगर 4.5 करोड़ से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है तो उनको आप बोल दोगे वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो डीएसए में देखो भाई सीधी सी बात है, आजकल इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए इनको रेगुलेट करना ज़रूरी, और साथ में एक यूरोपियन बोर्ड फॉर डिजिटल सर्विसेज भी स्टैब्लिश किया जाएगा। तो डीएसए तो पारित हो गई, डिजिटल सर्विस एक्ट, उसके साथ साथ में एक या एंटिटी भी स्टैब्लिश की जाएगी, यूरोपियन बोर्ड फॉर डिजिटल सर्विस, जो कि यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर भाई, और अगर इन गाइडलाइंस का कहीं पे ब्रीच होता है, वायलेशन होता है, तो उन कंपनियों का जो ग्लोबल एनुअल टर्नओवर है उसका 6% तक चार्ज लगेगा। इसमें आप देख लो इस रूल में क्या क्या है, वो डिटेल देखते हैं। फर्स्ट जो प्रोविज़न है वो तो देखो, इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को या जो इंटरमीडियरीज़ हैं जैसे फेसबुक, गूगल और ये सारा, इनको न्यू प्रोसीजर स्टैब्लिश करना होगा जिससे कि वो कोई भी हेटफुल कंटेंट है, कोई भी इलीगल या हार्मफुल कंटेंट है, उसको जल्दी से जल्दी रिमूव कर सके। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि कोई भी कंटेंट जैसे ही लॉन्च हुआ, मान लो किसी ने कंटेंट किसी यूज़र ने शेयर कर दिया, तो उसको जल्दी से जल्दी रिमूव करने से क्या होगा कि वो कम से कम लोगों तक पहुंचेगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट होने से बचा जा सकेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि अभी गाइडलाइंस थोड़ी सी क्लियरली फाइनलाइज नहीं की गई है। इसके अलावा और इसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया जाएगा जो कि इन चीज़ों को ही नोटिस करेगा कि हाँ कहीं पर कोई गड़बड़ कंटेंट तो शेयर नहीं हो रही है, अगर हो रहा है उसको तो वो रेड फ्लैग राइज कर देंगे कि हाँ जी कंटेंट आपका यहाँ पर ये गलत है कंटेंट, इसको डिलीट करवा दो। तो और वो भी बात किस, वो विसल ब्लोअर्स कौन होंगे, वो ट्रस्टेड फ्लैगर्स होंगे। दैट मीन्स वो इंडिविजुअल या फिर वो एंटिटीज़ जिनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऑथराइज़ करके रखेगी कि हाँ जी आप अपनी तरफ से इन चीज़ों को मॉनिटर करते रहो। दूसरा, ये अमेज़ॉन जैसे जो मार्केट प्लेसेस हैं, इन पर क्या किया जा रहा है, ड्यूटी ऑफ केयर इम्पोज की जा रही है। मतलब ये कि इनके प्लेटफॉर्म पर कोई भी प्रोडक्ट अगर बिकता है तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे कि यूज़र अगर कोई भी चीज़ खरीदता है ना इन प्लेटफॉर्म से, तो उनको अच्छे से नॉलेज हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, तीसरा ये है कि जो डिजिटल सर्विस एक्ट है, इसमें ऑब्लिगेशन ये रहेगा कि जो बड़े डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर्स है, फॉर एग्जांपल ये जो सर्च इंजन्स होते हैं, तो इनको सही तरीके से रिस्क रिडक्शन एनालिसिस पर काम करना होगा। ओवरऑल वही बात आ गई कि अपने यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स को, हर एक अपने प्लेटफॉर्म को हर साल ये टेंडेंसी रखेगी, एक ऑडिट होगी ओवरऑल, अगर देखें तो रिव्यू किया जाएगा टाइम टू टाइम बेसिस पे कि कहीं पर इलीगल कंटेंट तो डिसमिनेट नहीं हो रहा, अगर हुआ है तो उसको टैकल करने में कंपनी ने कितना क्या परफॉर्म किया है, तो ये भी ऑब्लिगेशन होगी। इसके अलावा एक्ट में प्रपोजल है कि एक इंडिपेंडेंट वेटिंग रिसर्च भी इस्टेब्लिश की जाएगी कि मान लो पब्लिक कितना डेटा एक्सेस कर पा रही है, और स्टडीज़ रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट की जाएगी। आइडिया लगेगा कि हाँ कहाँ पर कितना क्या रिस्क है, किस एरिया में किस पर्टिकुलर इंसिडेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसके अलावा डार्क पैटर्न्स को भी देखने का एक प्रोविज़न है, और मिसलीडिंग इंटरफेसेस, दैट मीन्स ऐसे मतलब सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर यूज़र्स को आप बोलना कुछ, मतलब फेस तो कुछ और दिखा दिया और उनको फिर डायरेक्ट करते करते कहीं और ही ले गए। ठीक है ना, जैसे आप देखते हो नॉर्मली कि जब हम कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पर वीडियो सर्च किया कि हाँ जी मुझे करंट अफेयर देखना है इंडियन एक्सप्रेस का, तो आपने सर्च किया और उसके बाद में नीचे जब रिकमेंडेशन स्क्रॉल की तो पता पड़ा कि कोई आपको दूसरा ही उलट पुलट ही कुछ रिकमेंडेशन में दे दिया और आपने उस पर क्लिक कर दिया। अब आगे आपका जो रास्ता है वो आप भटक गए हो। तो ऐसे में आप क्या हो गया कि आपको कहीं और ही ले गए, ट्रिक्स खेली जा रही है यूज़र्स के द्वारा। तो वो पॉपअप पेजेस जो भी आ रहे हैं ना आपके सामने, उनको रेगुलेट करना। इसके अलावा क्या चीज़ें बताई जा रही हैं कि मान लो क्राइसिस के टाइम पे, आज की परिस्थिति देखिए तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आपको पता है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रमोट होने दे रही हैं। ठीक है, क्या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोऑपरेट कर रही है या वायलेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रही है, तो उस पर भी लगाम लगाने की यहाँ पर बात कर दी है। ठीक है, तो क्राइसिस मैकेनिज्म है, उसमें किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म्स काम करेंगे। इसमें नेशनल डिजिटल सर्विस कोऑर्डिनेटर्स ये भी काम करेंगे साथ में। कैसे कि भाई सीधी सी बात है, अब इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट को अगर वो प्रमोट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, तो इनको तो क्या है, पोस्ट शेयर से ही ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो उसको रेगुलेट करना। इसके अलावा इस डीएसए डिजिटल सर्विस एक्ट में स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन की बात की जा रही है माइनर्स की, जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनकी। ठीक है ना, क्योंकि वही चीज़ होती है कि उन बच्चों को इतना आइडिया नहीं रहता है
कोई भी इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर देते हैं और उनको फिर टारगेट करके मिसगाइड करने की कोशिश भी की जा सकती है, तो उसको रेगुलेट करना। साथ में ट्रांसपेरेंसी मेजर्स भी प्रमोट किए जा रहे हैं कि जो एल्गोरिदम्स है वो किस तरीके से काम कर रही है। आपको पता है ना कि जिस तरीके से अभी केरला में एक रिसर्चर थे, उन्होंने ये बताया कि मैंने मेरा अकाउंट बनाया और अकाउंट में मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस केवल फेसबुक ने जो मुझे सजेशन दिया मैंने उनको फॉलो किया, तो पता पड़ा कि मैं फेसबुक की एल्गोरिदम को फॉलो करते करते ऐसे पेजेस को फॉलो करने लग गया जिन पेजेस में केवल और केवल कम्युनल हेट्रेड, हेट स्पीच, इनके बारे में ज़्यादा प्रमोशन होती है। साथ में एक ये भी कि अगर कोई सब्सक्राइब करता है तो उसको सब्सक्राइब करने में जितनी आसानी है ना, उतनी अनसब्सक्राइब करने में भी आसानी होनी चाहिए। इस तरीके के प्रोविज़न किए गए हैं। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए 2021 के जो लॉज आए थे, उनसे इसमें क्या डिफरेंस है। देखो हमारे यहाँ पर तो क्या था आईटी रूल्स में कि अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी हेट स्पीच या हेट इन्फॉर्मेशन कोई शेयर करता है, तो उस केस में जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरमीडियरी पे वो कंटेंट शेयर किया गया उसकी भी कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस थे उस पर भी कि भाई आपने उस कंटेंट को रोकने में कोई कमी छोड़ दी, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो ये डिजिटल सर्विस एक्ट है, कहाँ का, यूरोपियन यूनियन का, इसमें क्या है, सेफ हार्बर वाला जो प्रोविजन है अभी भी मेंटेन्ड है। इसका मतलब कि मान लो किसी यूज़र ने कोई कंटेंट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया और जिसकी वजह से वो हेट स्पीच था, जिसकी वजह से कुछ वायलेंट आउटब्रेक हो गया, कहीं पे लड़ाइयाँ हो गई, तो इस केस में उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जिस पे वो कंटेंट शेयर किया गया था उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पर हाँ, एक चीज़ इसमें मेंशन की गई है कि मान लो ये प्लेटफॉर्म है फेसबुक या फिर मान लो यूट्यूब, इस प्लेटफॉर्म पर जिस यूज़र ने कंटेंट शेयर किया उसके बारे में इस फेसबुक और यूट्यूब को पता है, उसके बावजूद उस कंटेंट को डिलीट नहीं किया, तो फिर फेसबुक और यूट्यूब की वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अवेयर है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इस तरीके के डिसइंफॉर्मेशन को स्प्रेड होने की वजह से जो भी इम्पैक्ट हो रहा है उनके लिए, तो उस जगह पर उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। जबकि इंडिया में जो आईटी रूल्स आए थे उसमें क्या कि आपको पता हो या ना हो, पर आपने कंटेंट अगर डिलीट नहीं किया तो आपके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। रूल 4A क्या कहता है भाई, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज किसको कहा गया था हमारे एक्ट के बेसिस पे, जिनके पास में 50 मिलियन से 5 करोड़ से ज़्यादा जो यूज़र्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, कुछ भी हो। इनमें क्या कहा था कि आपको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना होगा, जहां पर कोई भी यूज़र अगर रेड फ्लैग रेज करे कि हाँ जी ये कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म पे गलत है तो इसको आप डिलीट करो। एक इसके अलावा एक प्रोविज़न और कि हमारे यहाँ पर जो लॉज हैं, जो रूल 2021 में आए उसमें क्या प्रोविज़न थे कि भाई मैसेज ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उस ओरिजिनेटर को ट्रेस करने की बात भी है, जो कि यहाँ पर नहीं की गई है। तो इसको लेकर के देखो व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में वैसे भी चैलेंज कर रखा है कि भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप वायलेट कर दोगे अगर आप ओरिजिनेटर को इस तरीके से ट्रेस करोगे। मान लो किसी ने गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई स्टेटमेंट दे दिया तो गवर्नमेंट तो उसका गलत यूज़ कर सकती है। तो ये पूरा सिनेरियो है। लास्ट में आते आते हमने इंडिया का जो हमारा खुद का जो आईटी रूल्स 2021 जो रिलीज़ हुए थे, इनको भी हमने कंपेयर कर लिया, तो ये आपकी बड़ी हेल्प कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड बुक डे। देखो यूनेस्को ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 1995 में, तो अभी ये 28वां सेशन है जब वर्ल्ड बुक डे को ऑब्जर्व किया है। इसमें मेन काम तो क्या है, बुक रीडिंग को इस तरीके से प्रमोट करना जिससे कि शांति स्थापित हो सके, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो, इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा आए। शुरुआत जब हुई थी ना यूनेस्को के द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया था वर्ल्ड बुक डे का, उस टाइम पर एक ऑप्शन और शुरू किया गया था कि हर साल यूनेस्को अपने साथ में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एंगेज रहते हैं वर्ल्ड बुक डे को ऑब्जर्व करने में, ये मिल करके हर साल एक सिटी को फाइनलाइज करेंगे। कोई भी एक सिटी वर्ल्ड की हो सकती है जिसको बोला जाएगा वर्ल्ड बुक कैपिटल, जिसका काम क्या होगा कि पूरे एक साल तक उस सिटी में बुक्स का एग्जीबिशन लगाया जाएगा, पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि वहाँ के आसपास के लोग जो हैं वो बुक्स को पढ़ करके इंटरेक्ट करके अपने आप को और ज़्यादा नॉलेजेबल बना सके। तो ऐसे में देखो वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को अब की बार जो ऑब्जर्व हुआ है, इसमें मेक्सिको की सिटी है जिसका नाम है ग्वाडालजरा। ठीक है, ग्वाडालजरा को अभी 2022 की वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पे डिक्लेयर किया है। काम क्या है, वही बुक्स का एग्जीबिशन होगा, वायलेंस को कॉम्बैट करने में जो रोल प्ले कर सकती हैं बुक्स, उसको प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। इसके आगे अगर देखें तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के तौर पे भी इस 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है।
और बाकी अगर इसमें देखा जाए तो अब की बार यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे स्कॉलर्स को प्रमोट किया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो विलियम शेक्सपियर, या फिर यहाँ पर देख सकते हो इनका ग्रेसिलासो दे ला वेगा, ठीक है। इसको ये प्रमोशन होती है, मतलब एक तरीके से राइटर्स को प्रमोट किया जाता है। अच्छा, सवाल ये है कि यूनेस्को की वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पे सबसे पहली सिटी कौन सी थी? मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल। दूसरी अलेक्जेंड्रिया 2002 में, फिर 2003 में न्यू दिल्ली, ठीक है ना। जिसमें आप देख सकते हो द नेशनल बुक ट्रस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एक नोडल एजेंसी के तौर पे, जब 2003 में वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पे न्यू दिल्ली को डिक्लेयर किया गया था 1 साल के लिए। उस टाइम पर हमारी जो आज की एजुकेशन मिनिस्ट्री उस टाइम पे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाती थी, जिससे बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन दिया जाए। एक ये थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो जूलियन असांज जो कि अभी यूके में है, और वैसे अगर देखा जाए तो विकीलीक्स के लिए इनका नाम चल रहा है, और यूएसए के मोस्ट वांटेड में से एक है, ठीक है। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स या फिर कह दो कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें एक हैं, पर वो यूके में क्या अभी असाइलम लेके छुप करके बचे हुए हैं, तो वो क्या अभी जा नहीं रहे हैं अब यूएस। पर यूएसए और यूके के बीच में बातचीत चल रही है, जिसके बेसिस पे जो आप कहते हो कि अब यूके की जो ब्रिटिश होम सेक्रेटरी है, जिनका नाम है प्रीति पटेल, उन्होंने अपनी तरफ से ऑर्डर दे दिए हैं कि जी अब जूलियन असांज हैं उनको जाना होगा, बट इनको हाँ थोड़ा टाइम दे दिया 4 हफ्तों का, 1 महीने का, कि वो अपनी तरफ से अपील कर सकते हैं डायरेक्टली प्रीति पटेल को कि हाँ जी मुझे नहीं जाना है यूएसए। और अगर फिर वो प्रीति पटेल अगर उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको अगर रिजेक्ट कर देती है, तो वो वहाँ पर इंग्लैंड में ही किसी हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुद्दा क्या है? जूलियन असांज के एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड, कि उनको यूके से वापस यूएसए भेजा जाए। इंसिडेंट क्या है वो आपको मैं छोटा सा बताता हूँ। जूलियन असांज जो कि यूएसए से 2010 से गायब है, ठीक है। क्यों गायब है उसके पीछे 2003 में आपको पता है इराक में यूएसए ने इन्वेड किया था, तो उस टाइम की कुछ ऐसी फुटेज थी जो कि डिफेंस डिपार्टमेंट के पास में अवेलेबल थी यूएसए में, और उससे रिलेटेड लगभग 4 लाख डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जूलियन असांज के हाथ लग जाते हैं। और फिर उसके बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया में भी कन्वर्ट कर दिया। जैसे आजकल तो चलो पेन ड्राइव यूज़ होती है, पहले सीडी रोम, ठीक है, सीडी डीवीडी आपने देखी होगी, डिस्क पे उन्होंने स्टोर करके, और उनको फिर बाद में पब्लिक में, मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हुए थे वहाँ पर उन्होंने एक विकीलीक्स ड्रॉप बॉक्स पे अपना ये पूरा कंटेंट जो है वो शेयर कर दिया। और उसमें एक वीडियो तो ऐसा था जिसका यहाँ पर वाकया दिया भी हुआ है कि अमेरिकन जो सोल्जर्स थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, बिना सोचे समझे सिविलियंस को मार दिया। तो इस केस में ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का इशू हाईलाइट होने लग गया कि यूएस फोर्सेस किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ कर रही थी वहाँ पर इराक में। इस बात को लेकर के बहुत गजब का हड़कंप फैल गया था। फिर बाद में जूलियन असांज जो है वो जान बचा करके पहुंच गए यूके में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तो यूएसए का एस्पियोनेज एक्ट है, बोले जासूसी का काम किया था जूलियन असांज ने, और उसके खिलाफ ये एक तरीके से क्रिमिनल है, तो इनको हमें पकड़ना ज़रूरी है। पर ये अभी भी आपको पता है वहाँ पर छूट करके, मतलब अपनी जगह असाइलम ले करके लंदन में है अभी करंटली, ठीक है, यूके में। तो ये है मुद्दा मेन तो जूलियन असांज का, कि वहाँ की जो सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इन्होंने शेयर कर दी। और ये इंसिडेंट है 2008, 9, 10 उस टाइम का, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आती है बात, देखो हमारे यहाँ पर डायबिटीज़, जो आप कह सकते हो ना कि आजकल लाइफस्टाइल रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उनमें डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गई, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR ने अपनी तरफ से एक पेपर रिसर्च करवाया था, सर्वे करवाया था, जिसका नाम है द इंडिया डायबिटीज़ सर्वे, ठीक है। और ये कब से कब तक, अक्टूबर 2008 से लेकर के दिसंबर 2020 तक कंडक्ट हुआ है ये सर्वे। और इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेंट रूरल इंडिया के थे। तो सैंपल लिया गया ना, तो उसमें ये पता पड़ा, ये फाइंडिंग्स क्या कहती हैं कि हमारे देश में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें जो शुगर लेवल है, शुगर का टाइप क्या है, A1C, या जिसको बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है ना, वो मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं, मतलब जिनके डायबिटीज़ हैं उनमें केवल 36.3% ही ऐसे हैं जिन्होंने अंडर कंट्रोल कर रखा है। बाकी अनकंट्रोल्ड मैनर में शुगर लेवल है वो वेरी करता रहता है। सिमिलरली ब्लड प्रेशर की बात भी करें तो ब्लड प्रेशर भी अंडर कंट्रोल केवल डायबिटिक जितने पेशेंट हैं उनमें 48.8% ही ध्यान रखते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ध्यान रखने वाले केवल 41.5% लोग ही हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जिनकी डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गई उनमें से आप देख सकते हो कि मैक्सिमम कितने लोग सीरियस हैं,
केवल 49% मैक्सिमम है ये तो। बाकी तो अगर एवरेज निकालो तो ओवरऑल तीनों को कंट्रोल करने वाले लोग तो केवल और केवल आपको मिलेंगे लगभग सिंपल डबल डिजिट में, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं कंसर्निंग लग रही है। अब बात ये है कि स्टेट वाइज क्या स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर लेवल की, ठीक है। A1C की लेवल की बात करें तो मीन लेवल कितना होना चाहिए उसका। हाईएस्ट लेवल कितना मिला है पंजाब में, 9, ठीक है। लोवेस्ट कितना मिला है 7.2। ये डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर लेवल की बात कर रहे हैं हम। और स्टैंडर्ड होना कितना चाहिए, 7, जबकि आप देख सकते हो 7 में भी त्रिपुरा में सबसे कम है पर फिर भी 7.2 है। इसका मतलब क्या हो गया, 7 स्टैंडर्ड है A1C का कंट्रोल मैनर में अगर हम देखें तो इसमें भी फ्लक्चुएशंस है। फिर आ जाओ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में अपर लिमिट जो होती है जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और जो लोअर लिमिट होती है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक का एक हेल्दी इंडिविजुअल में तो कितना होना चाहिए, 120। और अगर किसी इंडिविजुअल के मान लो कि डायबिटीज़ है इंडिया में, और जब डिटेक्शन किया गया तो पता पड़ा कि हाईएस्ट सिस्टोलिक लेवल किसके मिला, नागालैंड के लोगों में मिला 149.2, ठीक है। और आप देख लो कंट्रोल में होना चाहिए, और सबसे कम कहाँ मिला, कर्नाटका में 131.7, और कंट्रोल में 140 तक मान लिया जाता है। इसका मतलब 120 से 140 की रेंज में अगर अपर जो बीट है, हार्ट बीट, ठीक है ना, जो अपर बीपी है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं, तो वो देखो अंडर कंट्रोल है। पर आप देख सकते हो नागालैंड में किस तरीके से 150 तक जा रहा है। इसी तरीके से डायस्टोलिक की बात कर लो, ब्लड प्रेशर का जो लोअर लेवल होता है, ठीक है, जब हार्ट एकदम रिलैक्स मोड में होता है, ठीक है, 2 बीट्स के बीच में, ठीक है, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि एक हेल्दी इंडिविजुअल का तो 80 होता है। ये तो पता है ना, 80 120 होना चाहिए स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर, जिसमें डायस्टोलिक 80 और सिस्टोलिक 120। तो ऐसे में कंट्रोल मैनर में अगर देखें तो 90 होना चाहिए। तो उसमें भी गुजरात में तो देखो 90 से भी कम जा रहा है, 75.1 ही जा रहा है, और नागालैंड में 90 तक जा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन बहुत जा रहा है। इसके अलावा जो LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, जो कि आर्टरीज को, वीन्स को, इनको चॉक कर देता है, मेनली आर्टरीज को, तो उसका लेवल भी एक हेल्दी इंडिविजुअल में 100 के नीचे होना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश में तो डायबिटिक पेशेंट जिन पर सर्वे हुआ उनमें तो 80.9% रहा, 80.9 तक रहा, और जबकि केरला में 120.7 रहा। तो ओवरऑल अगर देखें तो 100 के नीचे नीचे रहना चाहिए। तो यहाँ पर केरला में हाल आप ख़राब कर देखते हो। तो ओवरऑल हमें ध्यान क्या रखना है कि स्टैंडर्ड कितना होता है, कंट्रोल में कितना रह सकता है, स्टैंडर्ड कितना है, कंट्रोल में कितना रह सकता है, स्टैंडर्ड कितना है, कंट्रोल में कितना रह सकता है, ठीक है। ये तो शुगर लेवल हो गया, ये सिस्टोलिक हो गया, ये डायस्टोलिक हो गया। और इधर कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करें तो वो अंडर कंट्रोल कितना रहता है, 100 के नीचे नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिर देखो कॉम्प्लिकेशन, इम्प्लीकेशन क्या है भाई, सीधी सी बात है, जब भी हम डायबिटीज़ की बात करते हैं ना, तो डायबिटीज़ में ज़्यादातर हम शुगर लेवल की ही बात करके रह जाते हैं, बट रियल सेंस में हमें ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और साथ में कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो इस बीमारी की वजह से साइड इफ़ेक्ट क्या आ जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट, अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी डिजीज़ हो सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, दैट मीन्स जो हमारी आँखें हैं उनकी जो रेटिना में ब्लड वेसल्स होती है ना, उनमें ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। हमारे नर्व सिस्टम को, दैट मीन्स हमारा जो पूरा बॉडी कंट्रोलिंग है उसको ख़राब कर सकते हैं। तो ओवरऑल रियलिटी तो ये है कि हम डायबिटीज़ फ्री तो नहीं हो सकते, बट कॉम्प्लिकेशन फ्री तो हो ही सकता है ना। तो इसके लिए इन तीन चीज़ों को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप में डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गई है तो, ठीक है जी। तो ये हमने देखा डायबिटीज़ में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती है। आगे चलते हैं अभी। फिर नेक्स्ट हम आ गए फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे देखो पंचायती राज दिवस के मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी जम्मू कश्मीर की विज़िट पे गए हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इनाग्रेट किया है। तो उनका हम नाम देख लेते हैं। जो लगभग आप देख लो 20,000 करोड़ रुपए का टोटल वहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनलाइज हुआ है, ठीक है। जिसमें अभी बेसिकली उन्होंने जो इनाग्रेशन किया ना, वो जम्मू एंड कश्मीर के संबा डिस्ट्रिक्ट में पल्ली विलेज से ये इनाग्रेशन का काम किया है। और इनका जो मेन कंटेंट था वो हमने देखो वैसे एडिटोरियल पे सुबह देख लिया था। इन क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन प्रोजेक्ट्स को इन्होंने इनाग्रेट किया है। सबसे पहला तो बनिहाल काजीगुंड रोड टनल,
जो कि जम्मू से श्रीनगर के बीच का जो रास्ता है उसको 2 घंटे तक कम कर देगा। पहला तो प्रोजेक्ट ये है। इसके अलावा एक 500 किलोवोल्ट का सोलर पावर प्लांट है पल्ली गांव में ही, वहाँ पर उसकी फाउंडेशन स्टोन पुट किया है, ठीक है, उसको इनॉग्रेट किया है। और फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर लगाया है? चिनाब रिवर पर रैटले और क्वार हाइडल प्रोजेक्ट्स, उनका फाउंडेशन स्टोन लगाया है। तो यह ध्यान रखोगे, एक एक प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है, उसका भी फाउंडेशन स्टोन लगाया है। इसका मतलब अब आप दिल्ली से अमृतसर से सीधा कटरा, कटरा से फिर वैष्णो देवी जाना आपका आसान हो पाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ, ये देखो पंचायती राज दिवस है। आपको पता है इस चीज़ के लिए कि 1992 में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पारित होने के बाद में जो चेंजेस लाए गए थे वो 24 अप्रैल से इंप्लीमेंट हुए थे, राइट। तो इस केस में पंचायती राज दिवस के तौर पे 24 अप्रैल को ही मेनली ऑब्जर्व किया जाता है। जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेट किया गया उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विजिट मानी जा रही है, ठीक है। बाकी वहाँ के जो यूथ हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से कहते हैं ना कि एनकरेज करते हुए ये दिखे हैं कि हाँ जी, अब हम कैसे भी करके यूथ को बिल्कुल उनके भरोसे के साथ में जितना हम लोग कमिट कर रहे हैं उतना हम काम करके दिखाएंगे, लाइक दैट। तो ये मेन तो देखो प्रोजेक्ट्स थे। इसके आगे देखें, बाकी यूएई का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आ रहा है वहाँ पर। जम्मू कश्मीर में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। और यूएई को ही क्यों अट्रैक्ट किया, इसके पीछे सुबह हमने देख लिया था, क्योंकि यूएई के साथ में इंडिया के रिलेशन अच्छे हुए हैं। दूसरा, पाकिस्तान जो कश्मीर कार्ड का यूज़ करता है उस तरीके से वहाँ पर यूएई का इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ से होगा तो इंडिया की और ज़्यादा अपनी पकड़ बनेगी। और तीसरा, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो यूएई में ऑलरेडी सेटल्ड हैं बहुत सारे। तो ऐसे में इस इशू को एक आप कह सकते हो ना कि यूएई ने जिस तरीके से लार्जली देखा जाए तो न्यूट्रल स्टैंड के साथ में हैंडल किया है, तो यूएई का रोल एक अलग ही अपनी तरफ से एक कहते हैं ना सिग्नल चला जाएगा, वो वाली चीज़ है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे अगर हम देखें तो देखो, एक तो ये है भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए पहले ऑलरेडी बिडिंग हो चुकी है कि भाई गवर्नमेंट तो कंप्लीट करने में सक्षम है नहीं, तो अब प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करके उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट कराया जाए और स्पीड से प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराया जाए। बट जो फर्स्ट राउंड था ना वो तो हो गया सक्सेसफुल, हुआ नहीं, वो तो हो गया फेल। कारण कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा इनकरेज्ड फील नहीं कर पाया। अब सेकंड राउंड है बिडिंग का, वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने की कोशिशें की जा रही है। बट प्राइवेट सेक्टर को जो कंसर्न लग रहा है वो ये कि भाई पैसा तो हम लगा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर देंगे, बट जो काम हम चाह रहे हैं कि 6 लाख गाँवों को हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करें, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स का पेनिट्रेशन ऑलरेडी है, तो वो क्या ब्रॉडबैंड पे रिलाई करेंगे वो लोग? तो बोलो उससे हमें बेनिफिट ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इस वजह से ये भारत नेट प्रोजेक्ट है ना, ये अधरजूल में अभी भी फंसा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से आप खुद देख सकते हो कि आप गाँव में रह करके पढ़ाई कर रहे हो अपनी, ठीक है, मोबाइल फ़ोन आपका अवेलेबल है, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो तो रात को नेटवर्क आ जाता है गर्मियों में, अगर नेटवर्क दिन में नहीं आता है तो ऐसे मैनेज हो रहा है सिस्टम। तो इस वजह से ब्रॉडबैंड डेवलपमेंट के लिए जो भारत नेट प्रोजेक्ट है ना, इस पर थोड़े से काले बादल मंडरा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या करना है जी, समझ गए ना, भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लो, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें तो इंडिया ने देखो चाइना के जो नेशनल्स हैं उनका जो वीज़ा इशू किया हुआ था उसको कर दिया स्क्रैप, कैंसिल। क्यों किया उसके पहले जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। देखो, इंडिया ने चाइनीज़ नेशनल, चाइना के जो भी चाइनीज़ लोग हैं वो अगर इंडिया में आना चाहें तो उनके जितने भी वीज़ाज इशू किए हुए थे ना उनको कैंसिल करवा दिया है 20 अप्रैल को। किसके थ्रू? IATA, दैट मीन्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसके द्वारा ये सर्कुलर इशू करवाया है कि भाई हम चाइना से, चाइना का जो कौन सा चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट मीन्स मेनलैंड चाइना, ताइवान की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, मेनलैंड चाइना की यहाँ पर बात की जा रही है। तो बोला उनका वीज़ा जो भी इशू किया हुआ वो अब वैलिड नहीं है। वैलिड कौन कौन से हैं? भूटान, इंडिया, मालदीव्स और नेपाल के जो लोग आना चाहते हैं इंडिया में उनका वीज़ा। इसके अलावा वो पैसेंजर्स जो कि यहाँ पर परमिट लेकर के आ रहे हैं उनको, या फिर OIC जो कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए, या पर्सन विद ऑफ इंडियन ओरिजिन है कार्ड के साथ में उनको। तो ओवरऑल इनको तो अलाउ किया हुआ है, बट मेन जो है वो चाइना के साथ में हमने स्क्रैप किया है वीज़ाज को। IATA क्या है? ये ग्लोबल एयरलाइन बॉडी है, ठीक है। इंटरनेशनल जो भी आते हैं ना
पैसेंजर्स का आना जाना, उसको रेगुलेट करने का काम होता है। इसमें अभी 290 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मेंबर कंट्रीज़ का मतलब हो गया, इसमें आप देखो कि 290 कंट्रीज़ भी हैं, एसोसिएशंस भी हैं और भी प्राइवेट बॉडीज़ भी हैं, तो ओवरऑल 290 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। और 80% ग्लोबल एयर ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है ये ओवरऑल अगर देखें तो। क्यों ऐसा किया गया है, सवाल ये है क्योंकि देखो हमारे बहुत सारे बच्चों ने कोविड से पहले एनरोल कर रखा था चाइना में अपनी अलग अलग डिग्रीज़ में। अभी तक चाइना ने कोई जवाब नहीं दिया है, बस पिछले साल ये कहा था कि हम अच्छी परिस्थितियां देख करके आपको बता देंगे, पिछले साल नहीं 8 फरवरी को, कि हम मैटर को लुकआउट कर रहे हैं और हमें कुछ अगर दिखेगा फेवरेबल कंडीशन तो हम इंडियन स्टूडेंट्स को बुला लेंगे हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए जिनका कोर्स अभी ड्यू है। बोला अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया है, तो बोला वो लोग जब हमारी बात पर इतना अटेंशन नहीं दे सकते हैं तो हमें भी तो उनको थोड़ा सा सिग्नल देना ज़रूरी है ना, कि जी सोए कहाँ हो, जवाब दो, हमारे बच्चों का करियर दाव पे लगा हुआ है। तो ये है मेन पॉइंट। तो IATA है ना, इसके बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन थोड़ी और गैदर कर लेना। इसके आगे देखें, बाकी इतना कुछ खास है नहीं। वर्ल्ड पेज पे अगर नज़र डालें तो देखो फ्रांस में इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और जीत गए हैं। इमैनुअल मैक्रो फिर से प्रेसिडेंट बन गए, सेकंड टेन्योर इनका कंटिन्यू रहेगा। और यूक्रेन में आपको पता है क्राइसिस कंटिन्यू है ही, वो डिमांड कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF ने अपनी तरफ से पूरा अप्रूवल दे दिया है कि हाँ जी हम कॉपरेट करने के लिए रेडी हैं श्रीलंका को। इसके अलावा जापान में एक बोट के सिंक करने की वजह से लगभग 10 लोगों की डेथ हो गई। एरिया का नाम है यहाँ पर शिरातोको पेनिनसुला, ठीक है। शिरातोको पेनिनसुला, ये पूछा जा सकता है शिरातोको पेनिनसुला कहाँ पर लोकेटेड है, जापान में है, ये आप ध्यान रखोगे। इसके आगे बाकी और कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं जिसको हमें डिटेल में देखना हो। तो इस डिस्कशन में जो भी चीज़ें थी वो हमारी हो गई ख़त्म यहीं पे। थैंक यू वेरी मच।